जय श्री केदार धाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ जी जाने की लाइव जानकारी देंगे। रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आएंगे और आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप सोनप्रयाग पहुंचना होगा आपको। पहले आप ऋषिकेश से, हरिद्वार से, देहरादून से सीधे सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से आपके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा सकते हैं। 5500 रुपये आने जाने का किराया एक व्यक्ति का हेलीकॉप्टर के थ्रू लगता है। अगर आपने पैदल जाने का मन बनाया है तो आइए फिर हमारे साथ चलिए, हम आपको लेके चलते हैं केदारनाथ जी के धाम पर। सोनप्रयाग पार्किंग दोस्तों, सोनप्रयाग पार्किंग में आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर दीजिए। पार्किंग हमेशा फुल मिलती है, लेकिन आपको गाड़ी खड़ने की जगह मिल जाएगी। कुछ दिनों की बात होती है जिस समय ज़्यादा पीक पे होती है यात्रा, लेकिन वैसे मुमकिन आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर आपकी पर्ची जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी दोबारा से निरीक्षण होगी, चेक होगी, और उसके बदले आपको एक अलग से पर्ची भी दे दी जाएगी। पर्ची लेने के बाद दोस्तों, आप यहाँ से आगे का 5 किलोमीटर का सफ़र सोनप्रयाग से गौरीकुंड का टैक्सी के द्वारा करेंगे, जो एक शेयरिंग टैक्सी होती है, और इसमें 50 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से शुल्क लिया जाता है, जो कि नामात्र सा है। 5 किलोमीटर के 50 रुपये। वैसे हम कहीं भी प्लेन में रहें तो उससे ज़्यादा ही किराया भरते हैं ऑटो रिक्शा पे, लेकिन यहाँ पे 50 रुपये की सुविधा है। ये बहुत अच्छी दी गई है प्रशासन द्वारा। शेयरिंग टैक्सी है, आप बैठे 50 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा, और 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको ये गौरीकुंड लेके रवाना हो जाएगा। रास्ते में बहुत तरह तरह के दृश्य आएंगे। अभी यात्रा का प्रारंभ है तो अभी आपको ये दृश्य लुभावने लगेंगे, लेकिन इससे आगे जाके बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, दिल को छूने वाले दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। एक ही ट्रैक है, इसी रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं और इसी रास्ते से वापस आती हैं। गौरीकुंड अभी हम पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों। गौरीकुंड जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको इसके आगे की केदारनाथ जी की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। पैदल मार्ग है, यहाँ से शुरू होता है। जितनी भी आप टैक्सी से आए हैं वो यहीं से आपको छोड़ के वापस चली जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे की यात्रा करने के लिए। गौरीकुंड से हम लोग पैदल निकले हैं। आगे यहाँ से पैदल यात्रा आरंभ होती है गौरीकुंड से। मार्केट से होते हुए ये रास्ता निकलता है बिल्कुल गौरीकुंड के साथ से। यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। चाहें तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे यात्री ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, आपका शरीर में एनर्जी है, थके हुए तो नहीं है। अगर नहीं है दोस्तों थके हुए, तो आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर विश्राम के थोड़ी देर रुकिए, खाना पानी चाय पीजिए और अपनी यात्रा के लिए आगे निकल जाइए। ये देखिए गौरी माई का मंदिर है यहाँ पर। इस मंदिर में माथा टेकते हैं और साथ ही इसके कुंड है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। ये केदारनाथ जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि इनको शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, मंदिर को बनाया। स्थापित तो भीम जी ने किया था, लेकिन बनाया शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में। दोस्तों, यहाँ से माथा टेकने के बाद आप आगे निकलते हैं। 5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आप जंगल चट्टी पहुँचते हैं। जो कुछ यात्री घोड़े से यात्रा कर रहे हैं, कुछ यात्री पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार घोड़ा या पैदल यात्रा कर सकते हैं। यात्रा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। हर बुजुर्ग बच्चा भी इसको मतलब आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको प्रभु की कृपा से पूरा कर लेता है। आप नीचे से गौरीकुंड से भी घोड़ा ले सकते हैं, जिसका सरकारी रेट 3000 रुपये है यहाँ से, और ये आपको भवन से 1.5 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है बेस कैंप तक। कुछ यात्री बास्केट के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, कुछ घोड़े के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, रास्ते में जगह जगह के पर आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी, इसलिए खाने पीने की सुविधा को लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ के रेट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। रास्ते में आपको मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी। ये छोड़ी जगह का नाम आता है रास्ते में। यहाँ पर आपको मेडिकल की सुविधा के लिए कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो या
आपको चलने से कुछ और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो यहाँ पर आप डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लेके दवाई भी ले सकते हैं। कुछ देर आराम कीजिए अगर आपको आवश्यकता हो तो यहाँ पे, अगर नहीं है तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। आप आइए हमारे साथ। फिर यात्रा पूरे अपने यौवन पे चल रही है, खचाखच भरी हुई है यात्री। दिन अच्छा निकला हुआ है, धूप खिली हुई है। हर यात्री को आके फटाफट, क्योंकि यहाँ मौसम दोस्तों कभी भी बदल जाता है, इसलिए यात्रियों को कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा रास्ता तय कर लिया जाए उतना आसान हो जाएगा उनके लिए। कुछ यात्री माथा टेक कर नीचे आते हुए, क्योंकि बीच बीच में मौसम बदल जाता है, कुछ यात्री आप देख रहे होंगे बरसाती होड़ कर आ रहे हैं। उसका ये नहीं है कि वो उनके ऊपर अकेली बरसात हो रही है, वो आगे रास्ते में आगे पीछे बरसात होती रहती है यहाँ पर। तो आप भी जब भी अपने घर से निकलें तो ये दिमाग में रख के निकलें कि आपको बरसाती साथ जरूर लेके जानी है। नहीं तो यहाँ पे वैसे भी आपको 150-200 रुपये के लिए ये लिफाफे वाली, पॉलिथीन वाली बरसातियाँ आसानी से मिल जाती हैं। देखिए घोड़े वाले किस तरह से घोड़ों को पकड़ के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी घोड़े वाले घोड़े को छोड़ देते हैं रास्ते में, और ये आने जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए बहुत ही व्यवधान पैदा करती है यात्रा में। दोस्तों थोड़ी हिम्मत करिए, आगे बढ़ते हैं। ये पड़ाव है घोड़ों वालों के लिए, पानी पिलाने के लिए पशुओं को, और जो यात्री घोड़े से यात्रा कर रहे हैं उनको भी कुछ देर के लिए विश्राम दिया जाता है, और अगर वो कुछ खाना पीना चाहे, चाय वगैरह पीना चाहे तो यहाँ पर वो पी सकते हैं। दोस्तों प्रशासन ने व्यवस्थाएं तो करी हैं, परंतु लगता है उसने दिल से काम नहीं लिया, उसने सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ों को देखा है। आप अगर यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हर चीज़ आपको उपलब्ध तो है, पर किन रेटों में उपलब्ध है ये आप सोच भी नहीं सकते। एक पानी की बोतल मात्र जो आपको 15 से 20 रुपये में आसानी से मिल जाती है, यहाँ पर आपको दोस्तों 70 रुपये से 90 रुपये के बीच में वो मिलने वाली है। चाय जो आपको 20 से 25 रुपये में मिल गई, बिल्कुल नाम मात्र थोड़ी सी, जो आपको आपके शरीर इतना ठंडा होता है अंदर तक जाते जाते ही वो आपकी ख़त्म हो जाए। चाय भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं यहाँ पर मिलती है, आपको पैसे ज़रूर लगते हैं आपके। मैगी लेते हैं वो आपको 70 रुपये की खाने में मिलती है। दुकानदारों का अपना तर्क है कि हमें नीचे से लाना पड़ता है, हमें पैसे ज़्यादा किराए भाड़े में ज़्यादा खर्च आते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि यात्रियों की जेब ना कटे और यात्रियों को चीज़ें सही दाम पर मिल सके। कुछ प्रशासन को अमरनाथ की यात्रा से सीख लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते भर यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे लगे होते हैं। यात्रियों का सिर्फ खर्चा अमरनाथ में, केदारनाथ यात्रा के दौरान जो वाहन का आता है वही आता है। देखिए दोस्तों रास्ते में ये घोड़ा किस तरह से प्राण त्याग चुका है, और इसको ऊपर नजायज इसके मालिक इसको ज़बरदस्ती करके सवेरे शाम कराए जाते हैं। कितनी क्रूरल्टी हो रही है एनिमल के खिलाफ, ना ही इस तरफ कोई ध्यान देता है। इनको सवेरे शाम कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। मालिक को होता है ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा के समय पैसा कमाया जाए। ये देखिए सामान ढोने का कार्य भी ये खच्चर करते हैं। ऊपर जो कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो या दुकानों का सामान है वो सारा यही लेकर जाते हैं। सरकार को चाहिए कुछ एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ भी कुछ सोचा जाए। प्रशासन को कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए इनके खिलाफ। ये घोड़ों को बहुत नाजायज करते हैं, इनके जख्म होते हैं, खून बह रहा होता है, फिर भी मार मार के इनको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा दोस्तों कि जो यात्री यात्रा कर सकते हैं वो घोड़ों का पालन ना करें, हेलीकॉप्टर से कर लें, कोई बात नहीं अगर कर सकते हैं तो। घोड़ों का किराया और हेलीकॉप्टर का किराया बराबर है, ये आप लोग समझ लीजिए। लोगों को बहुत बड़ा वहम होता है कि हेलीकॉप्टर का किराया बहुत ज़्यादा और घोड़े का कम है। घोड़े का किराया हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा है, समझे दोस्तों। दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये झरना बह रहा है ऊपर से, क्योंकि रात को बरसात हुई थी यहाँ पर, और झरना देख कितना अपना बह रहा है और उसकी आवाज़ कानों को किस तरह से मधुर भा रही है। प्रकृति के पास आप जाओ और ये आपको अपने गोद में इस तरह से बैठाने को तैयार होती है, इतना सुकून देती है जो आपको शहरों में कितना भी पैसा खर्च करके नहीं मिलता। उतना सुकून आपको प्रकृति के पास जाने से ही मिल जाता है।
दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली। कहते हैं जब भीम मंदिर की स्थापना कर रहे थे तो उस समय कुछ देर आके यहाँ पर आराम करते थे। तो यहाँ पर उनके यहाँ पे आराम करने की जगह यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। आपको कोई कोई परेशानी महसूस हो रही हो कि आप कुछ ऊपर चढ़ाए हैं और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो यहाँ पे भी आप अपना निरीक्षण करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। जय भीम जी की। दोस्तों अब हम लोग भीमबली से आगे निकलते हैं। कुछ यात्री विश्राम कर रहे हैं, घोड़े वाले भी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं। दोस्तों मेरे को यहाँ पर यात्रा के दौरान एक बात बहुत ही अजीब सी लगी। सरकार ने घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की हुई है, जबकि यात्रियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। मैं इस बात का थोड़ा सा मन में अफसोस रहता है कि सरकार को चाहिए कि इंसानों को भी थोड़ी अहमियत देनी चाहिए, और ये जो गर्म पानी की व्यवस्था है इंसानों के लिए भी, यात्रियों के लिए भी की जाए, ताकि यात्रियों को जो असुविधा होती है पानी के लिए वो ना हो। क्योंकि इंसान अगर बर्फ़ का पिघला हुआ पानी पिएगा तो नेचुरली बात है कि उसकी बॉडी गर्म होगी और उसके लिए वो नुकसानदेह साबित होगा। कुदरत का दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कैसे पर्वत से ऊपर पानी नीचे आता हुआ और मन को लुभा रहा है। ये घोड़ों के द्वारा सामान लेकर आगे जाया जा रहा है। यात्रा अपने पूरे पड़ाव पे चल रही है। बीच में यात्री आगे पीछे होते रहते हैं, पर यात्रा में उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। ये लोहे का पुल है दोस्तों, इसको अगर हम जब क्रॉस करते हैं तो इसके ऊपर आपको कंपन महसूस होती है। पुराना पुल और नया पुल दोनों पुल साथ साथ बनाए गए हैं। ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ये पुराना पुल है, और इस साइड से जहाँ से हम लोग चलेंगे वो आपको नए पुल से लेकर चलते हैं। दोस्तों कितना खूबसूरत अलकनंदा नदी का नज़ारा है। दोस्तों देखिए ये किस तरह से मन को लुभा रही है, कल कल करती हुई बह रही है। दोस्तों प्रकृति अपनी गोद में आपको जो सुकून देती है वो बाहर आपको कहीं नहीं मिलता। दोस्तों इस सुकून को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते आपके लिए। ये महसूस करने की चीज़ें हैं दोस्तों। आपकी यात्रा की आधी थकान तो ये इस तरह के नज़ारे ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुदरत के नज़ारे लेते हुए अपने मुकाम की तरफ को बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए बुजुर्ग यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते वो कैसे घोड़े पर यात्रा कर रहे हैं। देखिए खच्चरों के द्वारा ही सामान ऊपर तक पहुंचाया जाता है। खच्चर सामान को लेकर ऊपर जाते हुए ये देखिए दोस्तों किस तरह से यात्री अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए, और कुछ यात्री मत्था टेककर वापस नीचे उतरते हुए हैं। ये देखिए ऊपर कैसे पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। जो हमारे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यात्री जा रहे हैं, इनकी मंजिल यहीं तक है। ये बिल्कुल बर्फ़ के नज़दीक तक पहुंच जाते हैं। और कई जगह तो ऐसे भी हमने दृश्य मिलते हैं कि आपको बर्फ़ के ऊपर से निकल के जाना होता है।
कुदरत का नज़ारा देखिए दोस्तों, बादल बिल्कुल साफ लगते हुए हैं और पता नहीं किस समय बादल नीचे यात्रियों से मिलने के लिए बिल्कुल नीचे रोड पर आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता इंसान को, और पूरे यात्रियों को अपने आगोश में ढाक लेते हैं ये। यात्री जितना जितना अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हैं उतना ही उनको और ज़्यादा कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। शरीर की एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाती है, चलने में सांस लेने में परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा सा रास्ता भी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। परंतु जो लोगों के मन में अटूट प्रेम और श्रद्धा है कि भोले बाबा के दर्शन जाने हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बेईमानी लगती हैं। उनको कम ऑक्सीजन, थकावट उनके रास्ते में विघ्न बाधा नहीं डाल सकती। वो प्रभु का नाम लेते हुए, भोले शंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं यात्री। ये देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी जो कि अभी जमी हुई है। झरना बह रहा है, ऊपर से झरना आ रहा था, ऊपर तक बर्फ़ जमी थी कुछ टाइम पहले तक तो, लेकिन अब कुछ पिघल गई है। बीच में थोड़ा सा पैच है जहाँ पर बर्फ़ जमी है। यात्रीगणों के लिए अभी पहली बारी बर्फ़ के साथ सामना हुआ है, तो सारे इसको देख के उत्साहित हो रहे हैं। जो यात्री हेलीकॉप्टर से आ जा रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट आपके कानों में पड़ती रहेगी रास्ते में। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर पर्ची चेकिंग होती है घोड़े वालों के लिए। हर हर भोले। हर कदम पे मंजिल के नज़दीक पहुँचते हुए जय श्री केदारनाथ जी। एक बास्केट वाले हैं थे जो अभी नज़र आए थे आपको, ये यात्रियों को बैठाकर बिल्कुल अपने माथे के जोर से इनको उठाकर लेकर जाते हैं ये लोग। रास्ते में खाने पीने की दुकानें हैं, चाय पानी आपको रास्ते में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कुछ खाना पीना चाहे परोठे मैगी सब कुछ मिलेगी रास्ते में आपको। परोठे की व्यवस्था बहुत कम मिलती है, लेकिन आपको चावल कढ़ी राजमा ऐसी व्यवस्थाएं ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे देखने को। ये देखिए दोस्तों, बर्फ़ जमी हुई सारी, बहुत पहले से बर्फ़ पड़ी थी जो वो बिल्कुल जम चुकी है। इसके बीच में से यात्रियों को गुजरना पड़ता है। बस मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। यात्रियों को पहुंचने में, भोलेनाथ जी का दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंचते हुए यात्रीगण
बेस कैंप तक आपको घोड़ा लेकर जाता है। उसके यहाँ पर घोड़ा आके बेस कैंप पे आपको छोड़ देता है और घोड़े वाले यात्री यहाँ से पैदल आगे की यात्रा करते हैं। ये इसको कह सकते हैं तो मेन ये घोड़ों का जंक्शन है। जो नीचे यात्री मत्था टेक के आ रहे हैं और नीचे उतरना चाह रहे हैं वो घोड़ा फिर दोबारा यहीं से लेते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप में इस समय, और अब शाम का समय है। शाम के समय आरती शुरू हो जाएगी और दर्शन आपको नहीं हो पाएंगे, इसलिए आज रात को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ बेस कैंप में ही आराम करते हैं। केदारनाथ की सुबह धूप बजे से निकली हुई है, बर्फ़ चमक रही है पहाड़ों के ऊपर। देखिए दूसरे दिन सुबह कितना धूप खिली है और पहाड़ों पर बर्फ़ चमक रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों 1500, 2000, 2500 के रुपए के बदले आपको टेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको आप कितने यात्री हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पर मेंबर्स के हिसाब से आपको यहाँ पर टेंट का खर्चा देना होता है। बादलों में तरह तरह की आकृतियाँ और पर्वत के ऊपर बर्फ़, ये एक अलग ही दृश्य नज़र आता है आपको। हेलीकॉप्टर आपको हर 10 मिनट के बाद दिख जाएगा आपको। यात्रा अपने मुकाम पे पहुंचने वाली है। ये देखिए मेरे प्रभु केदारनाथ जी का धाम यहाँ से दिखना शुरू हो गया। यहाँ पर हम पर्ची का निरीक्षण कराने के बाद दोबारा से लाइन में लगे हैं, और दोस्तों यहाँ पे लाइन में हमें 4 घंटे का समय लगा, बिल्कुल मंदिर के पास होकर, जहाँ हमारा सब्र बिल्कुल जवाब दे रहा था। बस हमारे प्रभु हमारे सामने ही थे, केदारनाथ धाम। और यहाँ फिर भी प्रतीक्षा हमें 4 घंटे लाइन में लग के करनी पड़ी, पर जब ठान ही लिया था प्रभु से मिलने का, फिर ये लाइन प्रतीक्षा कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। आप बिल्कुल अपनी मंजिल के पास में हैं और जिनसे मिलने आए हैं प्रभु से। अगर आप यहाँ किसी मिनिस्टर से ही मिलने जाते हैं, वो भी आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए वेट कराया जाता है। यहाँ पर तो आप इस सृष्टि के मालिक से मिलने आए हैं, तो आपको दोस्तों 2 दिन क्या, 2 घंटे क्या, 4 घंटे क्या, 6 घंटे क्या, अगर इंतज़ार करना पड़ गया तो कुछ नहीं। आप ये सोचें कि ये आपके जीवन का कितना भाग्यशाली दिन है कि आप साक्षात परमात्मा से मिलने उसके दर पे आए हैं। इस मंदिर के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि ये भीम ने स्थापित किया। नरसंहार किए हैं, ये मेरे पास अपनी मुक्ति के लिए आ रहे हैं। तो प्रभु इनको दर्शन नहीं देना चाहते थे दोस्तों। प्रभु इनको दर्शन ना देने के ही चक्कर में यहाँ पर एक पशुओं का जो चरवाहा झुंड चरवाहा जो था, वो जो पशुओं को चरा रहा था, उसके झुंड में प्रभु भी शामिल हो गए नंदी का रूप धारण करके। भीम ने देखा कि अभी तो यहाँ पर प्रभु थे, गैब कहाँ पर हो गए, तो उसने सोचा कि इनको प्रभु को कैसे पकड़ा जाए। उसने क्या किया, अपने शरीर का बहुत बड़ा विस्तार किया और अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि अपना एक पाँव उसने पर्वत के दूसरी तरफ और एक इस तरफ रख के बीच में खड़ा हो गया कि अब जो पशु हैं ये बीच में से निकलेंगे तो मैं उस समय पकड़ लूँगा प्रभु को। लेकिन प्रभु ने देखा बाकी पशु तो निकलते गए, लेकिन प्रभु का जब आगे आए प्रभु, तो प्रभु वहीं पर ज़मीन में समाने लगे। भीम ने देखा, तुरंत उसने प्रभु को जफ्फी डालने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु आधे से ज़्यादा ज़मीन में समा चुके थे और उन्होंने अपना जो पीछे से थोड़ा सा पार था, भीम सिर्फ वही पकड़ पाया।
दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल केदार धाम पे, और यहाँ से आगे कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैंने आपको बाहर से दर्शन करा दिए केदारनाथ जी के। अब हम लोग अंदर से दर्शन करके बाहर आते हैं। गुप्त गुफा में बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं है। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों मंदिर की जैसे प्रथा के मंदिर के पीछे भी लोग माथा टेकते हैं। वहाँ से माथा टेक कर हम लोग थोड़ा सा ऊपर को चढ़ते हैं तो हमारे को वही भीमशिला के दर्शन होते हैं, जो जिस भीमशिला ने इस मंदिर को तबाही से बचाया था। जो पिछले सालों में तबाही आई थी, उस बाढ़ में पानी से इस भीमशिला ने ही मंदिर को बचाया था। अब हम लोग उनके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कुछ यात्री भीमशिला के दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं भीमशिला, जो कि मंदिर के बिल्कुल ही पीछे है। ये बहुत बड़ी शिला है दोस्तों। इसी ने पानी को डायरेक्शन को डाइवर्ट करके मंदिर को डूबने से बचाया था। वैसे भी मेरे प्रभु का मंदिर है, उसको कोई बरसात कोई पानी नहीं डुबा सकता था। भीमशिला। हर हर महादेव। दोस्तों ये भीमशिला है। दोस्तों हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। हम लोगों ने आपको नीचे से लेकर ऊपर तक प्रभु को यात्रा के बारे में बताया और प्रभु के दर्शन कराए दोस्तों आपको। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा।